So, hello friends, this is Anurag Singh. Welcome to the Gyan Yatra. Today we will have share some information about some important agencies, their founders and headquarters of United Nations actually. Actually, this is much important for the SSC and other type of examinations where we have to give the answer in one word. Okay, so objective type questions जिधर भी आते हैं तो उसके लिए ये important part है. ठीक है, हम इसकी डिटेल जो है बाद में कवर करेंगे किसी और वीडियो में. फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करेंगे, लाइक कब इस्टेब्लिश हुआ, ये कौन सी इसकी पेरेंटल एजेंसी रही है, ठीक है, और इसकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए देखते हैं. एक्चुअली यहाँ पे मैंने 14 इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन एजेंसीज लिए हैं. एक्चुअली 15 होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 14 ही कवर किया है मैंने. ठीक है, 15 का कोई खास रोल समझ नहीं आया, लेकिन मतलब उसका इम्पोर्टेंस कुछ खास नहीं है. ठीक है, उसको बाद में चेक कर लेंगे, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. हम यहाँ पे 14 चेक करते हैं. चलिए देखते हैं. तो हम यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ये यूनाइटेड नेशंस बना क्यों. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बना क्यों. तो यूनाइटेड नेशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया है अक्टूबर 24 1945 में, यानी 1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. ठीक है, क्यों इस्टेब्लिश किया गया था इसको? एज द पीस कीपर बना करके इस्टेब्लिश किया गया था, पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स रहें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे वर्ल्ड में, तो उसको ये मतलब सॉल्व करने के लिए उसमें इंटरफियर करती है. ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना का जो भी ये रहता है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी ये अक्सर इंटरफियर करती रहती है ये एजेंसी, ताकि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो है बड़े लेवल पे ना पहुंच जाए, या किसी वॉर में वो ना चेंज हो जाए. ठीक है, इसको रोकने के लिए पहले से ही इस चीज़ की तैयारी की जाती है. तो क्योंकि इसको पीस कीपर बनाया गया वर्ल्ड का. ठीक है, तो यहाँ पे 14 इंपॉर्टेंट एजेंसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके रोल्स के बारे में हम बात करेंगे. देखिए 1945 है ना, 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था. 45 में क्या मतलब 1939 में हुआ था. 39 से 45 तक ये चला है. एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 18 तक चला था. तो हुआ क्या कि 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद कई सारे नेशंस, कई देश जो थे वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुके थे. यानी उनकी इकोनॉमिक सेक्टर पे हम बात कर लें या किसी भी तरीके की बात करें हम उन पे, तो वो काफ़ी हद तक बेकार हो चुके थे, चाहे वो बड़े बड़े देश ही क्यों ना रहे हों, इवन अमेरिका एंड रशिया एक्सेट्रा. ठीक है, उस टाइम के बड़े देश थे, तो भी इनका काफ़ी हद तक लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था. ठीक है, तो देखिए नेशंस वर इन रुइंस एंड द वर्ल्ड वांटेड पीस. तो ऑब्वियसली है, अगर इतने सारा लॉस होगा, इतना ज़्यादा लॉस होगा, तो लोग वॉर की तरफ ना जा करके पीस की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, तो 51 कंट्रीज इस चीज़ के लिए आगे आती हैं, और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में, इधर सैन फ्रांसिस्को में 1945 में ही जो है एक डॉक्यूमेंट साइन किया. उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एक चार्टर फिक्स किया गया, एक चार्टर लाया गया. ठीक है, जिसमें ये बात तय की गई थी. उस चार्टर के अकॉर्डिंग जो है इस एजेंसी को अक्टूबर 24 1945 में इस्टेब्लिश किया गया. ठीक है, एक्चुअली इसने रिप्लेस किया है एक एजेंसी को जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस. ठीक है, ये जो है वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था उसके बाद ये लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था. ठीक है, तो उसी को इसने रिप्लेस किया. चलिए आगे देखते हैं. इट टूक द रोल ऑफ पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इसने जो है ये रोल निभाया, है ना, पीस कीपर का रोल निभाया, और नेसेसरी पावर्स इसको मिली टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स रिजल्टिंग इन अ वर्ल्ड वॉर थ्रू इट्स वेरियस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन. तो इस पर्टिकुलर एजेंसी के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी के हैं. ठीक है, वो अलग अलग एजेंसीज या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपना हाँ पार्टिसिपेट करती हैं अपने अपने तरीके, जो भी उनको काम दिया गया है, जो भी उनका टास्क है, उसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं. ठीक है, तो करेंटली यूएन हैज़ 193 कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स. ठीक है, तो 193 कंट्रीज हैं यूएन में इस टाइम. उसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है यूएन का. यूएन नॉट ओनली फोकसेस ऑन पीस बट ऑल्सो एम एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूएन सिर्फ पीस पर ध्यान नहीं देता, शांति नहीं, शांति के साथ साथ प्रोग्रेस भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए सोसाइटी में. तो अलग अलग देशों को उनके डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करेगा. ठीक है,
तो ये एजेंसी जो है अलग अलग देशों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उनकी अपहोल्डिंग्स में, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज की जो अपहोल्डिंग रहेंगी उसमें, और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने में, इस तरीके की कई सारी एक्टिविटीज़ में वो सभी अलग अलग देशों की हेल्प करती है, ठीक है। तो ड्यू टू द पावर वेस्टेड इन इट्स चार्टर, ठीक है, जो इसके चार्टर में इसको पावर दी गई हैं और इसके यूनिक इंटरनेशनल कैरेक्टर की वजह से यूनाइटेड नेशन कैन टेक एक्शन ऑन द इश्यूज कन्फ्रंटिंग ह्यूमैनिटी इन द 21st सेंचुरी। तो किस किस इशू पे ये बात कर सकती है, किस किस इशू में ये इंटरफेयर कर सकती है अलग अलग कंट्रीज में, हम जरा उसको चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज दिए हुए हैं, लाइक पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, शांति और सुरक्षा के लिए ये जो है इंटरफेयर करती है अलग अलग कंट्रीज में। जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई मैटर चलता हो, अगर वो इस लेवल पे पहुंचने लगे कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यानी वॉर में अगर चेंज होने की संभावना रहे, तो ये इंटरफेयर कर देती है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज रहे, क्लाइमेट चेंज में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, किसी तरीके के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई लोन वगैरह चाहिए रहेगा किसी कंट्री को, तो वो भी वो प्रोवाइड करवाती हैं। ह्यूमन राइट्स के केस में भी, ठीक है, किसी तरीके का एक्शन, कोई भी चीज़ ऐसी हुआ, इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी ये इंटरफियर करके उस केस को, उसके बारे में मतलब सॉल्व करती हैं, ठीक है। डिसआर्मामेंट के लिए भी ये काम करेगी। अच्छा, टेररिज्म के लिए भी ये काम करती है, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियां जितनी होंगी, आतंकवादी संगठन जितने होंगे, उन पर काबू करने का भी ये काम करती हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन एंड हेल्थ इमरजेंसीज पर काम करती है। जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे को इसने काफ़ी अच्छे तरीके से उठाया है, ठीक है। गवर्नेंस पर काम करती है और फूड प्रोडक्शंस पर काम करती है। तो फूड प्रोडक्शन यानी कि किस तरीके से क्रॉप वगैरह उगाने, तो उन सब में भी काफ़ी हेल्प करती है अलग अलग कंट्रीज़ की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी एजेंसीज और उनकी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, ठीक है। देखिए, फर्स्ट जो एजेंसी यहाँ पे लिया है मैंने, वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दैट इज ITU, ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। देखिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 17 मई 1865। 17 मई 1865। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, बट ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 17 मई 1865 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। हेड हैं इसके ऑलिन झाओ, एंड एब्रिविएशन है ITU, ओके। एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके यूनाइटेड नेशंस है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो ये हो जाता है। और पर्पस इसका क्या था? पर्पस था इट सेट्स इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर रेडियो, टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड स्पेस रेडियो कम्युनिकेशंस, ओके। तो ये पर्पस आता है किसका? ITU का, ITU फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ओके। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, ओके। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 29 अक्टूबर 1919, ठीक है। तो 1919 में 29 अक्टूबर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एब्रिविएशन है ILO। हेडक्वार्टर्स इसका है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड हेड हैं इसके गाय राइडर। एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। पर्पस था इसका इम्प्रूव कंडीशंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो वर्कर्स की कंडीशन और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तो हम सभी जानते हैं, IMF, ठीक है, अक्सर इसका नाम भी सुना हुआ है। तो IMF का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है? 27 दिसंबर 1945। इसकी पूरी डेट इंपॉर्टेंट है इस्टेब्लिशमेंट की। एब्रीविएशन है इसका IMF और हेडक्वार्टर्स है इसका वाशिंगटन DC। देखिए, हेडक्वार्टर्स आपको सबके याद रखना है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए, हेड हैं इसके, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, एंड चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, ओके। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। पर्पस क्या था इसका? पर्पस है इट प्रमोट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, ठीक है। तो लोन वगैरह देने का काम ये करती है। चलिए नेक्स्ट हमने लिया है यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म हमें याद होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ओके, यूनिसेफ। So UNICEF was established in 11th of December 1946। एब्रीविएशन इसका आएगा UNICEF, ठीक है। हेडक्वार्टर्स
न्यूयॉर्क इन यूएस, एंड हेड हैं इसके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिएटा एच फोर्ड, ओके, एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ओके। पर्पस है इसका टू प्रमोट चिल्ड्रंस वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक बात लिखी है कि यूनिसेफ इज द सक्सेसर ऑफ द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इट मीन ICEF, ठीक है। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड का ये जो है सक्सेसर है, उसके बाद आया, ठीक है। दैट वाज क्रिएटेड इन 1946 by the UN Relief Rehabilitation Administration to provide immediate relief to children and mothers affected by World War II, ओके। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो चिल्ड्रन एंड मदर्स में जो भी प्रॉब्लम रही, जो भी अफेक्टेड हुए उससे, पीड़ित रहे उससे, उनकी केयर के लिए, ठीक है, इस चीज को बनाया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था। तो द सेम ईयर, उसी साल जो है यूएन जनरल असेंबली स्टैब्लिश होती है, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली स्टैब्लिश करती है किसको? यूनिसेफ को, ठीक है। 1946 में ही यूएन जनरल असेंबली यूनिसेफ को स्टैब्लिश करती है। तो इसका सक्सेसर रहा ये यूनिसेफ, ठीक है, किसका? ICEF का, ओके। टू फर्दर इंस्टीट्यूशनलाइज पोस्ट वॉर रिलीफ, ठीक है। तो वॉर के बाद जो भी रिलीफ वर्क था उसके लिए ये काम करेगी, कौन? यूनिसेफ, ठीक है। उस टाइम किसको इस्टेब्लिश किया गया था? ICEF को, ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड को, और उसके सक्सेसर के फॉर्म में जो है यूनिसेफ को लाया गया प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन उसका ठीक है, उसका एब्रिविएशन है FAO। इस्टेब्लिश किया गया था उसको 16 अक्टूबर 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एब्रिविएशन है FAO। हेडक्वार्टर्स है रोम इन इटली, ओके। हेड है इसके क्यू डोंग्यू, एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पर्पस क्या था इसका? इसका पर्पस था टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो रूरल पॉपुलेशन में, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अभी एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन किधर? रूरल में ही होगी ना, अर्बन में तो नहीं होती है, ठीक है। तो रूरल सोसाइटी के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए, उनकी कंडीशन, लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनेस्को, कई बार आ चुका है। यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, क्या है वो? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो यूनेस्को है, इसको स्टैब्लिश किया गया है 4 नवंबर 1946 में, ठीक है। एब्रिविएशन है यूनेस्को, सबको पता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस, ओके। हेड हैं इसके ऑड्री एजोली, एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। पर्पस क्या था इसका? टू प्रमोट कोलैबोरेशन अमॉन्ग नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, ठीक है। तो एजुकेशन पर, साइंस पर, कल्चर पर, इन सब के लिए जो है, इन सबको प्रमोट करने के लिए अलग अलग नेशंस में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। सबने इसके बारे में सुना हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको स्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। एब्रिविएशन की क्या है? WHO, ओके। हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में। हेड हैं इसके, डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधैनम, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल, इसके 3 डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स हैं। पहली हैं सौम्या स्वामीनाथन, दूसरे हैं जैन एलिजन, एंड तीसरे हैं पीटर सलमा, ओके। सो नेक्स्ट, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पर्पस क्या था? अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल, ठीक है। तो जो भी उनका हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो हेल्थ का रह सकता है लोगों का, वहां तक उसकी अटेनमेंट होना, उतना पहुंचाना, ठीक है। तो इस केयर के लिए जो है WHO को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एजेंसी है, इसका एब्रिविएशन क्या है? IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इस्टेब्लिश इसको किया गया था 29 जुलाई 1957 में। एब्रिविएशन है IAEA,
हेडक्वार्टर्स आ जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। ओके, हेड हैं इसके राफेल ग्रॉसी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। ओके, पर्पस क्या था इसका? टू प्रमोट पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखिए, एटॉमिक एनर्जी जो है बहुत खतरनाक भी है, हमें सबको मालूम है, लेकिन इसका पीसफुल यूज भी हो सकता है। ठीक है, होते हैं कई सारे पीसफुल यूज, तो उन पीसफुल यूजेस को प्रमोट करने के लिए, एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूजेस को प्रमोट करने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, किसका? IAEA का, International Atomic Energy Agency. Okay, so next is International Development Association. So International Development Association यानी IDA। ठीक है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है? 1960 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, एब्रिविएशन है IDA, हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC, हेड हैं इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इसके। चलिए, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। याद रखने वाली चीज़ है, हर जगह हम जो है हाँ, यूएन नहीं लिख देंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे हम इसको। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस क्या है? ये जो है एफिलिएट है उसका, वर्ल्ड बैंक का। इसका पर्पस है टू हेल्प अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करना, यही इसका क्या है? पर्पस। ठीक है, किसका? IDA का। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है UNDP। इसका भी नाम कई बार सुन चुके हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो UNDP, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है? इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 22 नवंबर 1965 में। एब्रिविएशन है UNDP, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, हेड हैं एशम स्टीनो, एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है इकोसॉक, तो इसको भी याद रखिए। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पर्पस क्या है? पर्पस था इसका है इसका हेल्प, इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज टू इंक्रीज द वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी में मदद करती है ऑफ देयर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, ठीक है, तो उनके नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उनकी जो प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने में, ठीक है, वो उसकी हेल्प करती है, किसी भी कंट्री की हेल्प करती है। ओके, UNDP। चलिए नेक्स्ट हमारे पास UNEP। ऊपर है UNDP, यह है UNEP। ठीक है, ये क्या चीज़ है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है? 5 जून 1972। सो 5 जून 1972 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। एब्रेविएशन है इसका UNEP, हेडक्वार्टर्स आ जाएगा नैरोबी केन्या में। ठीक है, हेड हैं इसके इंगर एंडरसन, हु इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दिस एजेंसी, and the parent organization is United Nations, and the purpose of this agency is to promote international cooperation in human environment। ठीक है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस तरीके से हो सकता है उसको प्रमोट करने का काम कौन करेगा? UNEP। ओके, नेक्स्ट इज WTO। ये तो सबने सुना है ना, तो WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? 1 जनवरी 1995 में। एब्रीविएशन है इसका WTO, हेडक्वार्टर्स आ जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड हैं इसके रॉबर्टो एजेवेडो, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस एजेंसी। एंड पर्पस क्या था इसका? टू सेटिंग रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड टू रिड्यूस ट्रैफिक। ओके, तो इसके हाँ, इस पर्पस को लेते हुए इस चीज़ को स्टैब्लिश किया गया है, WTO को। नेक्स्ट आता है UNODC। ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, UNODC। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। एब्रीविएशन है UNODC, हेडक्वार्टर्स आ जाएगा वियना केन्या में। ठीक है, हेड हैं इसके यूरी फेडोटो, एंड पर्पस है टू प्रिवेंट इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज ऑफ ड्रग क्राइम प्रिवेंशन। ठीक है, तो जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती हैं ड्रग वगैरह की या किसी तरीके का क्राइम अगर रहा तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए UNODC को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट ये ऑर्गेनाइजेशन हमने लिया है UN वुमेन।
ठीक है। यूएन मूवमेंट को स्टैब्लिश किया गया था 2 जुलाई 2010 में, एंड हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क। हेड है इसकी फुमजिले लाम्बोंगुका, ठीक है। और पर्पस है टू इनेबल मेंबर स्टेट्स टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इसके लिए इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है। तो यही आज हमने एजेंसीज ली हैं, ठीक है। 15th एजेंसी को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यही है फिलहाल जो हमें एसएससी वगैरह के लिए याद रखनी चाहिए, बाकी इनकी डिटेल अलग से उसके वीडियो में बना दूंगा। ओके, तो सो थैंक यू गाइज। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आगे से कोई भी वीडियो, इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको आसानी से पहले अपने गैजेट पर मिल सके। थैंक यू।